हेलो बच्चों, मैं नीतू मुंजाल। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो आपकी सेकंड बुक है जिसका नाम क्या है भारत की खोज, और यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। और उसी में पाठ संख्या 1 जिसका नाम है अहमदनगर का किला। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अहमदनगर का किला। आज हम उस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। तो 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास में रखा गया था। और कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किले में। वहाँ रहकर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इनकी जो ये पुस्तक थी वह अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया भारत की खोज। यही आपके पाठ्यक्रम में है, जिसका आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अहमदनगर का किला। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक का समय हो चुका था। पहली लाइन में जेल यात्रा। अब विग्रह करेंगे। यहाँ पर कौन सा समास है? जेल की यात्रा, यानी कि तत्पुरुष समास। जैसे लिखा है आप देख रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार एक नया चांद उगता है, तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर का अर्थ होता है साथ चलने वाला। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि जब वो जेल में थे, तो जब वह अहमदनगर के किले में बंद थे ना, तो वह 9वीं बार जेल में जा रहे थे। ठीक है। हमें आए हुए 20 महीने से अधिक का समय हो चुका था। वो कह रहे हैं कि हमें इस जेल में आए हुए 20 महीने हो गए थे। और इस कारागार में अंधिकारे आकाश में, यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे हम अहमदनगर के किले में आए हैं। चारों तरफ अंधेरा है और अंधेरे में जो प्रकाश है ना, सूर्य का चांद का प्रकाश है, वो हमारा क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जेल में रहते हुए मेरा कोई भी और साथी नहीं था। सिर्फ साथी कौन था? अंधकार, यानी कि चांद, जो अंधकार में भी मुझे रोशनी दे रहा था। चांद हमेशा मेरा साथी रहा था। ठीक है। दूज का चांद 15 दिन में एक बार निकलता है। ठीक है। तो जब 1 महीने के बाद, वो कह रहे हैं जब चांद पूरा निकलता था 1 महीने के बाद, तो वो मुझे याद दिला देता था कि मेरे जेल का समय 1 महीना बीत चुका है। ठीक है। और ये चांद उन्हें क्या याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अर्थात अगर आज दुख के दिन हैं, तो सुख के दिन भी अवश्य आएंगे। अब हम सेकंड पेज पढ़ेंगे, जिसका जो शीर्षक दिया है अतीत का भार। बच्चों, अब मैं आपको यहाँ प्रश्न बोलती जाऊँगी और पहले प्रश्न का उत्तर कहाँ से कहाँ तक लिखना है ये मैंने मार्क किया है। आप यहाँ से उतारेंगे और प्रश्न मैं आपको दूँगी। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। अब वह क्या बोल रहे हैं? नेहरू जी बोल रहे हैं कि जैसे मैं दूसरे जेलों में जब बंद रहता था तो समय बिताने के लिए बागवानी करता था, ऐसे ही अहमदनगर के किले में जब मैं बंद रहा, कैद में रहा, तो मैंने बागवानी शुरू कर दी। बागवानी यानी कि पेड़ पौधों की देखरेख शुरू कर दी। और वह क्या लिखते हैं? मैं कई घंटे, जब तेज़ धूप होती थी तो मैं फूलों के लिए क्यारियाँ बनाता था, लेकिन वहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब थी। पत्थर थे उस मिट्टी में, पुराने मलबे और अवशेष होता है पुरानी चीज़ें,
यानी कि जो पहले पुरानी अवशेष थे, पुराने महल थे, उसके जो बचे हुए भाग थे ना, वह मिट्टी में मिले हुए थे। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 कि अहमदनगर के किले में कैद होने पर नेहरू जी अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते थे। ये प्रश्न संख्या 1 है। जैसे मार्क किया हुआ है ना, वैसे वहाँ से लेकर वहाँ तक लिखना है। लेकिन जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ पर क्या लिखोगे? नेहरू जी। जैसे अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने बागवानी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 हो चुका है, जिसका उत्तर मार्क है। प्रश्न आपको भेज दिया जाएगा। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसमें कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ होती हैं। जो बुरे इरादों से की जाने वाली संधि होती है, उसे बोलते हैं दुर्भी संधियाँ। और इतिहास स्थल, यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष, जिसका विग्रह क्या है? इतिहास का स्थल, यानी कि इतिहास का स्थान। वहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं था। घटनाओं की दृष्टि से इनकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं थी, पर इससे जुड़ी हुई एक घटना आज भी याद आती है। अब नेहरू जी क्या कहते हैं? वहाँ की मिट्टी में पुराने मलबे थे, पुराने जो महल थे उसके अवशेष थे, और ऐसे महल थे जहाँ पर बुरे इरादों से राजाओं के बीच में संधियाँ हुई थी, यानी कि इतिहास का ही एक हिस्सा था ये महल, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन नेहरू जी कहते हैं इस महल को देखकर मुझे एक घटना याद आती है। कौन सी घटना? यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, और अंत में उसकी हत्या उसके ही एक आदमी ने कर दी थी। अब प्रश्न संख्या 2, चांद बीबी कौन थी? जैसे मैंने मार्क किया है, वहाँ से लेकर वहाँ तक लिखना है। पहले आप इसे समझ लीजिए, और आपको ये नहीं लिखना जैसे लिखा है वैसे नहीं लिखना, इसे बीच में अपने हिसाब से इसको ठीक करके लिखना है। ठीक है, जैसे अब इसमें क्या बोला है? नेहरू जी कहते हैं कि जब महल को वहाँ पर जो अहमदनगर का किला देखा, उसमें अवशेष देखे, तो मुझे एक घटना याद आई कि चांद बीबी नाम की एक महिला थी। वह सुंदर थी और साहसी महिला थी, और जिसने अपने महल की रक्षा के लिए अकबर की सेना ने जब उससे युद्ध किया तो हाथ तलवार उठाकर अपनी सेना की अगुवाई की थी, नेतृत्व किया था, और अंत में उसी की ही सेना के एक व्यक्ति ने उससे धोखा किया, इस कारण उसकी हत्या हो गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 मार्क किया है। यहाँ जहाँ से मार्क किया है, जहाँ तक मार्क किया वहाँ तक लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों, इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि अधिकारियों ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, और ना ही हमारे पास काम जारी रखने के साधन थे। अब नेहरू जी क्या कहते हैं कि जब हम वहाँ पर पेड़ पौधे उगाने के लिए, और वहाँ पर मिट्टी ठीक नहीं थी, तो उसकी खुदाई कर रहे थे। अब खुदाई के नीचे जब पुराने अवशेष मिल रहे थे, दीवारें थी जो महलों की, उनके हिस्से मिल रहे थे। गुंबद क्या होता है? आपने देखा होगा मंदिर और महल में बिल्कुल ऊपर देखते हैं तो गोल 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 सा बना होता है ना, ऊपर उठा हुआ, तो उसको बोलते हैं गुंबद। जैसे मंदिरों की जो छतें होती हैं जैसे बनी होती है, उसको बोलते हैं गुंबद। तो गुंबद और इमारतों के जो ऊपरी सिरे थे वो उस अवशेष में थे। तो लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि हम ज़्यादा दूर तक अहमदनगर के किले में खुदाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधिकारियों ने इसकी परमिशन हमें नहीं दी थी, और ना ही ज़्यादा दूर तक खुदाई करने के लिए जो औजार चाहिए थे, जो साधन चाहिए थे, वो हमारे पास नहीं थे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 जहाँ से मार्क किया है वहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, और प्रश्न मैं आपको भेज दूंगी। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली थी, पर मैं
अब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान कहाँ अनुभव नहीं ले पाता। अब नेहरू जी कहते हैं कि मैंने क्या किया था, जब आगे हमें खुदाई करने की परमिशन नहीं मिली तो नेहरू जी कहते हैं कि मैंने अब कुदाल होती है मिट्टी खोदने वाला जो औजार है उसको छोड़ दिया था और हाथ में कलम उठा ली थी, यानी कि लिखना शुरू कर दिया था। तो वह कहते हैं मैंने उनके बारे में नहीं लिख सकता था, ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता था। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि मैं क्या लिखता, पैगंबर है मुसलमानों के जो ईश्वर हैं, यानी कि उनके गुरु हैं, उनको बोलते हैं पैगंबर। अब वो तो क्या कर सकते हैं, आने वाले भविष्य के बारे में बता सकते हैं। तो नेहरू जी कहते हैं ना तो मैं उनके पैगंबर के समान इतना काबिल था कि मैं आने वाले भविष्य के बारे में लिख सकूं, ठीक है। तो बचा रहता है अतीत और ना ही मैं वर्तमान के बारे में लिख सकता था। वो कह रहे हैं कि अब मेरे पास लिखने के लिए क्या बचा था, वो था अतीत, यानी कि हमारा जो अतीत है, पुराने समय की बातें हैं, वही लिखने के लिए बचा था, ठीक है। अख्तियार शब्द विदेशी शब्द है उर्दू का, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्वक शैली में नहीं लिख सकता था। लेकिन नेहरू जी कहते हैं अगर मैं इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में लिखता तो एक इतिहासकार कार क्या है यहाँ पे प्रत्यय, इतिहास क्या है मूल शब्द, तो इतिहासकार इतिहास की रचना करने वाला। तो कह रहा है कि नेहरू जी कह रहे हैं कि जैसे इतिहासकार इतनी पूर्ण ढंग से इतिहास की रचना करता है, इतने अच्छे तरीके से इतिहास की रचना करता है, मैं उतने अच्छे तरीके से इतिहास को नहीं लिख सकता था। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उनके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैंने फिर यह निर्णय किया कि जो मेरे आज के विचार हैं और जो मैं आज काम कर रहा हूँ तो दोनों को मिलाकर उसके बारे में लिख लूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत की भारी बोझ की एक गरिमा की तक राहत दिलाता है। वो कह रहे हैं कि मैंने एक लेखक के बारे में पढ़ा था, उसने बोला था कि अगर हम आज के विचारों और अपने क्रियाकलापों को मिलाकर लिखते हैं ना तो आने वाले समय में वो हमें खुशी देता है। अब आगे क्या लिखा है, दबाव भला हो या बुरा हो दोनों तरह से अभिभूत करता है। अभिभूत होता है प्रभावित करता है, कभी कभी यह दम घोटू होता है। दम घोटू होता है दम घोटने वाला, यानी कि जान ले लेने वाला, इतना बुरा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यता में होती हैं, मसलन भारत और चीन की। वो कह रहे हैं कि कभी कभी दबाव डाला जाता है, कभी वो अच्छा भी होता है और कभी बुरा भी होता है, लेकिन कभी कभी यह दबाव दम घोटने वाला भी होता है। आगे लिखा है, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो सोच रहे थे आखिर मेरी विरासत क्या है। विरासत मतलब कि मेरे को विरासत से मेरी जमा पूंजी हम क्या है जो मेरे पूर्वजों से मुझे मिली हैं, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, कौन सी बातें हैं जिनका मैं अधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने सदियों हजारों साल के दौरान हासिल किया था, या उन बीजों के उल्लास का। उल्लास क्या होता है, मानवता में मानव प्लस था, उल्लास होता है खुशी। वो कह रहे हैं क्या वो मानवता का जो हजारों साल से अंग्रेजों की गुलाम रही है, या फिर मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ जो हमें सक्सेस मिली है, यानी कि विजय मिली है, उससे जो खुशी मिली है, क्या उसका, या पराजयों की दुखद यंत्रणा होता है तकलीफ का, या जो हमें पराजय मिली है उसके कारण जो तकलीफ मिली है, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। मानव की उस हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों से पहले हुई थी, साहस प्लस एक प्रत्यय, या फिर हमारे देशवासियों ने जो साहस के कार्य किए थे, ठीक है, जो हमें अभी भी आकर्षित करते हैं, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। ठीक है, मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उन सब का भी मानव जाति की साझेदारी है। वो कह रहे हैं कि मैं इन सभी चीज़ों का उत्तराधिकारी हूँ, अर्थात सभी चीज़ मुझे विरासत में मिली है, जो हमें विजय की है उसका जोश भी, जो हम पराजय हुए हैं उसकी तकलीफ भी, जो हमारे
पूर्वजों ने साहसिक कार्य किए हैं जो हमें आज भी आकर्षित किए हैं, मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ। अब प्रश्न संख्या 4, जिसका प्रश्न भी दिया है, भारतवासियों की विरासत में खास बात है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, भारतवासियों की विरासत में क्या खास बात है, और प्रश्न को मार्क किया हुआ है जो अनोखी नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं है। भारतवासियों की विरासत में नेहरू जी कहते हैं कि कोई खास बात ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं है, अर्थात सभी व्यक्ति इस भारत में समान हैं, चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है, सभी समान हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस अस्थियों में समाई हुई है, यानी कि एक बात जो हर व्यक्ति के, हर भारतवासी के रक्त में, मांस में, अस्थियों में समाई हुई है, वह क्या है कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं, हम चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, हम सबसे ऊपर हम एक भारत के लोग हैं। ठीक है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बना है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता जटिल प्लस ता प्रत्यय मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है मैं स्थायी तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। स्पर्श मतलब छू सकता हूँ। तो जो नेहरू जी हैं वो कहते हैं कि यही एक बात कि भारत के लोग विभिन्न संस्कृति के हैं, विभिन्न जातियों के हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो एक बात है, एक बात जो उनके रक्त मांस अस्थियों में समाई हुई है कि हम सब एक हैं। उसी विचार पर मैं अपनी जो ये रचना कर रहा हूँ इसमें लिखना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही मैं लिखने बैठूँगा तो मेरे सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी जो मुझे भयभीत कर सकती हैं, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ शायद मैं इसको लिखूँगा तो सिर्फ उसका स्थायी तौर पर स्पर्श कर सकता हूँ, यानी कि उसके बारे में बहुत कम ही लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है,